हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करेंगे हम अपना क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज की वीडियो में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है चैप्टर में पढ़ने के लिए। सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमारे यूक्लिड्स बाबा ने हमें दी थी, जिनको हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर अभी लॉकडाउन 2020 में एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये तीन चीज़ें हमें आगे काम आ जाए। ये थ्योरम तो आपकी गलत प्रूफ हो चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि गलत प्रूफ कैसे हुई है। ठीक है, तो बिना देरी करे चलते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले आप ज्योमेट्री का मतलब समझ लीजिए। ज्योमेट्री आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्रिन, जो दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। जियो का मतलब है आपका अर्थ और मैट्रिन का मतलब है टू मेजर। तो यानी पूरी अर्थ पे जो भी चीज मेजर हो सकती है वो ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया सी चीज है। तो चलते हैं हम यूक्लिड्स बाबा के कुछ डेफिनेशंस की तरफ। तो आपके सामने है कुछ डेफिनेशंस। हमारे जो यूक्लिड्स बाबा थे उन्होंने मैथमेटिकल एलिमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें बुक 1 में उन्होंने टोटल 23 डेफिनेशंस दी थी, जिसमें से 7 हमारी एनसीईआरटी ने हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो पहली है अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी उन्होंने बोला कि एक जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, जो लाइन होती है उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, केवल उसकी लंबाई होती है। जैसे हमारी लाइन है तो इसकी कोई लेंथ नहीं, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, केवल इसकी लेंथ होती है। ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, तो एक लाइन जो एंड होगी उसके वो एंड होगी उसके पॉइंट के साथ, यानी जो लाइन के जो एंड्स होंगे वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फोर्थ है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, तो एक जो स्ट्रेट लाइन है वो अपने पॉइंट्स के ऊपर लाई करती है। ठीक है, फिफ्थ है अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, तो एक सरफेस के पास केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि जो सरफेस होता है वो एक 2D टर्म है और उसकी हाइट नहीं होती सरफेस की। ठीक है, तो उसके पास केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, जो सरफेस की एज होती हैं वो होती हैं हमारी लाइन। ठीक है, ये भी सही है, मतलब ऊपर के सारे पॉइंट्स अभी तक सही हैं। ठीक है, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. A plane is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. यानी एक सरफेस जो है वो बनता है उसके अंदर की जो स्ट्रेट लाइंस बनी होती हैं। जैसे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बनी हुई हैं, तो इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है हमारा प्लेन। ठीक है, तो ये 7 डेफिनेशन है जो हमारी एनसीईआरटी ने हमें दी हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं और मूव करते हैं अब एग्जाम्स की तरफ। तो आपके सामने है यूक्लिड्स की एग्जाम, उसके ऑर्डर में नहीं है, एनसीईआरटी ने हमें 7 एग्जाम दिए हैं। पहली आपकी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर कोई दो चीज़ इक्वल हैं और वो दूसरी चीज़ किसी तीसरी चीज़ के इक्वल है तो पहली और तीसरी चीज़ भी इक्वल होंगे। जैसे हम कई जगह यूज़ करते हैं, सपोज ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो जब दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं और बी सी आपकी सी डी के भी इक्वल है तो डेफिनेटली ए बी भी इक्वल होगा किसके, सी डी के। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों बी सी के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका if equals are added to equals the wholes are equal. If equals are added to equals the wholes are equal. ठीक है, जैसे अब हमने लिखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी, चलो यहीं से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी को लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें ऐड करते हैं 5, दोनों साइड 5 इक्वल होगा, ऑब्वियसली 5 के इक्वल होगा। तो अगर हम ए बी प्लस 5 लिखेंगे तो वो इक्वल होगा बी सी प्लस 5 के। ठीक है,
तो क्या कहती है एग्जाम, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द वोल्स आर इक्वल। ठीक है, तो भाई ए बी और बी सी इक्वल थे, तो उसमें हमने 2 इक्वल टर्म और ऐड कर दी या इक्वल नंबर ऐड कर दिया, तो जो इनका टोटल होगा वोल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर आपका इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स, ये भी ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, फिर आपका थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, तो भाई जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे सर्कल हो गए, एक दूसरे के ऊपर सर्कल हो गए, एक दूसरे के ऊपर लाइंस हो गई, पॉइंट्स हो गए, एक के ऊपर एक पॉइंट हो गए, तो वो चीज़ें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, फिर आपका द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो जो वोल होगा वो पार्ट से ग्रेट होगा। जैसे वोल है, अगर हम इसके पार्ट करेंगे तो जो पार्ट वोल है वो पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, फिर आपका थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक चीज़ की कोई 2 चीज़ें डबल हैं, जैसे अब आधा किलो है, अब आधे किलो की डबल 2 चीज़ें मैंने अलग अलग रख दी। एक जगह मैंने सपोज मेरे पास आधी किलो चीनी थी और आधी किलो मेरे पास आटा था। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ को मैंने डबल कर दिया, तो वो हो गया 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा। ठीक है, तो दोनों तो क्या हो गए, 1 किलो, यानी दोनों इक्वल हैं। इसीलिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, फिर है लास्ट आपका थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। उसी तरह से अगर 1 किलो चीनी है, 1 किलो आटा है, दोनों का हाफ कर दो तो आधी किलो वो हो जाएगा, आधी किलो ये हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ 7 एग्जाम्स जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। और अब मूव करते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो ये है आपके पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड ने दिए थे। पहला है आपका अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन को हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है। दूसरा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली, तो एक टर्मिनेटेड लाइन, जैसे अगर इस लाइन का एंड हो चुका है तो हम इसे आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी में आगे लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, एक कहीं भी आप सेंटर रख दो, कुछ भी रेडियस लेके हम उस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब क्योंकि सारे राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं तो ऑब्वियसली सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट है आपका, थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। यानी अगर एक लाइन फॉल कर रही है 2 लाइन्स के ऊपर और जो उसके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये अंदर वाले एंगल्स, अगर ये दोनों एंगल टुगेदर हम एक साथ लें और दोनों 2 राइट एंगल से कम हो, तो ये जिधर इनका सम राइट एंगल से कम होगा ये उधर मीट करेंगे। क्योंकि अगर राइट एंगल होंगे दोनों, अगर मान लो दोनों राइट एंगल होंगे तो यानी लाइंस हो जाएंगे हमारी पैरेलल, और ये बात हमें पता है कि पैरेलल लाइंस थ्रू आउट देयर डिस्टेंस कहीं मीट नहीं करती हैं। ठीक है, तो अगर लाइंस हैं नॉन पैरेलल, ठीक है, तो जिस साइड आपका एंगल कम होगा दोनों राइट एंगल से उधर वो मीट करेगा। जैसा आपको दिख रहा है इधर बड़े एंगल हैं तो इधर हमारी लाइन जो है दूर जा रही है। ठीक है, इधर छोटे एंगल हैं तो हम अगर इन्फिनाइट तक मतलब आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके मीट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये थे 5 पोस्टुलेट जो आप ध्यान में रखेंगे। और अब मूव करते हैं थ्योरम की तरफ। तो ये है आपकी थ्योरम 5.1 जो कहती है 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो जैसा मैंने बोला था गलत प्रूफ हो चुके हैं, गलत की जगह हम कह सकते हैं इसे इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो यानी 2 अलग अलग लाइन एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं रख सकती। पर हमने कोइंसिडेंट लाइन्स पढ़ी हैं। कौन सी लाइन्स? कोइंसिडेंट लाइन्स, जिनका हर पॉइंट कॉमन रहता है। ठीक है, यानी अगर एक के ऊपर एक लाइन होगी तो ऑब्वियसली जो पहले का पॉइंट होगा वो दूसरे के पॉइंट के सेम होगा। ठीक है, जो ये थ्योरम लिखी गई है ये लिखी गई है इंटरसेक्टिंग लाइंस को ध्यान में रख के, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम देखें तो वो एक जगह ही मीट करेंगी। ठीक है,
एक जगह ही मीट करेंगी। उसके बाद जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं चारों साइड से बढ़ता जा रहा है, यानी आगे ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर इन्हें लिखना चाहिए था ये कि कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी लिखा है वी आर फोर्स टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। तो यहाँ पर देखो वर्ड देखो फोर्स्ड, यानी फोर्स किया गया है, इस थ्योरम ने हमको फोर्स किया है, हमसे मनवाया है कि भाई ऐसा है कि भाई दो डिस्टिंक्ट लाइंस के एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता, लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस का हर पॉइंट कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये बनाई गई है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये यहाँ पे लिख रहा है टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो एक जगह ही करेंगे, वो दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम जो इनकम्प्लीट है, वैसे इसका कुछ यूज़ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो चैप्टर बी अब डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, जो इसकी एग्जाम्स हैं, वो आपको आगे काम आएंगी। जैसे अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ के बराबर है, तो पहली चीज़ तीसरी चीज़ के बराबर होगी। इसका यूज़ हम करेंगे आगे लाइंस एंड एंगल्स में, ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, इन सब चैप्टर्स में इसका यूज़ है। ठीक है, तो उन पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स को ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशंस को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको डाउट होता है कोई किसी भी पॉइंट से, किसी भी एग्जाम से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उनकी पिक मुझे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।